हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीरीज रेजोनेंस को डिस्कस किया था, बैंडविड्थ को डिस्कस किया था और सीरीज के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था एट रेजोनेंस कंडीशन। नाउ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज पैरेलल रेजोनेंस। बिकॉज रेजोनेंस का कंडीशन क्या था हमारा, वो आपसे आई थिंक आप सबको याद होगा कि पावर फैक्टर या तो यूनिटी होना चाहिए, वी और आई या तो सेम फेज में होना चाहिए, या आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब यही कंडीशन हम लोगों ने जब सीरीज सर्किट पे अप्लाई की थी तब बना था हमारा सीरीज रेजोनेंस, और यही कंडीशन जब हम अपनी पैरेलल सर्किट्स पे अप्लाई करेंगे तब जो कंडीशन बनेगी दैट इज पैरेलल रेजोनेंस। तो जब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस की, तो हम लोगों ने एक सर्किट को ड्रॉ किया। तो सर्किट हम लोगों ने क्या बनाया, तो जब हम पैरेलल रेजोनेंस के लिए सर्किट अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट कैसा बनाया, हमने एक कॉइल को एक कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो आर एंड एल इज अ कॉइल और सी हमारा हुआ कैपेसिटर। इसके साथ हमने एक वोल्टेज सर्किट को अप्लाई किया। अब आपको याद होगा कि पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है एंड करंट हमारी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर टोटल करंट जनरेट हुई आई, जो कि दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई। एक का नाम रख दिया आई एल, एक का नाम रख दिया हमने आई सी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ आई एल। तो आई एल का वैल्यू बना वी बाय जेड एल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी, वी बाय जेड सी। अब जेड एल और जेड सी क्या है हमारे, जेड एल यानी इस वाली ब्रांच का इम्पीडेंस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एंड जेड सी सेकेंड ब्रांच का इम्पीडेंस, यहाँ केवल कैपेसिटर लगा हुआ है तो जेड सी बराबर एक्स सी। अब यहाँ हमारी कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं हो पा रही है जिससे कि हम यहाँ पर रेजोनेंस को जनरेट कराएं, यानी ना तो कॉस फाई यहाँ पर 1 हो रहा है, ना जेड आर के बराबर होकर प्योरली रेजिस्टिव बन रहा है। तो अब अगर हम क्या, थर्ड कंडीशन थी हमारी वी एंड आई आर इन सेम फेज, तो हम यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम रेजोनेंस की कंडीशन को जनरेट करते हैं। तो अगर आप तीनों ब्रांचेस में देखें, इन तीनों ब्रांचेस में व्हाट इज द कॉमन टर्म, द कॉमन टर्म इज वोल्टेज। ब्रांच के लिए वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। हमने वोल्टेज को बेस माना और इस वोल्टेज के साथ सबसे पहले आईसी यानी कैपेसिटिव ब्रांच की करंट को कंसीडर किया। तो अगर हम बात करें दिस इज अ प्योर कैपेसिटर, और आपको याद होगा हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्योर सी, प्योर एल, प्योर आर, आर एल, आर सी, आर एल सी सारे भी सर्किट्स को सॉल्व किया था। तो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर करंट हमारी 90 डिग्री के साथ लीड करती है। और जब हम बात करें आई एल में, अब एल इज नॉट अ प्योरली इंडक्टिव, तो ये 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, तो ये क्या करेगा हमारा फाई एंगल के साथ लैग करेगा। तो ये बना हमारा फेज। अब यहां पर भी कोई भी करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में नहीं आई, लेकिन हम ऐसी करंट को जनरेट कर सकते हैं जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में आए। तो हमने क्या किया बेटा, आई एल के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये। तो इस कंपोनेंट का नाम हुआ आई एल कॉस फाई एल और ये कंपोनेंट बना मेरा आई एल साइन फाई एल। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब एक करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में आ गया, यानी रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट हो रही है। बट ये अगर आईसी और आई एल साइन फाई एल अगर ये भी हमारे कंपोनेंट हट जाएं तो सिर्फ हमारे पास फेजर डायग्राम में क्या बचेगा, वी और आई आर इन सेम फेज। तो इन्हें अगर खत्म करना है तो इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है कि हमें दोनों कंपोनेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के डिफरेंस पे हैं, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दूं। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली फेजर डायग्राम में केवल और केवल क्या रह जाएगी मेरी, वी और आई सेम फेज वाली कंडीशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कौन सी कंडीशन रेजोनेंस को क्रिएट कर रही है, जब आई सी आई एल साइन फाई एल के बराबर होगा तभी वी और आई सेम फेज में रह जाएगा। तो दिस इज अ कंडीशन जिस पर रेजोनेंस जनरेट हो रहा है। तो आई थिंक पहले तो आपको जैसे सीरीज में एक्सएल और एक्ससी बराबर जब हो रहे थे तभी हमारा इंपीडेंस आर के बराबर हो रहा था, तो वो कंडीशन ऐसी थी जिस पर रेजोनेंस जनरेट हुआ। यहां पर भी जब आई सी आई एल साइन फाई एल के बराबर होगा, एट दैट कंडीशन
पैरेलल रेजोनेंस जनरेट होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आई सी का वैल्यू था V बाई जेड सी, आई एल का वैल्यू V बाई जेड एल, और आपको साइन फाई निकालना है तो आपको इम्पीडेंस ट्राइंगल याद होगा। हम लोगों ने एक इम्पीडेंस ट्राइंगल पढ़ा था, ये फाई एंगल, दिस इज जेड, दिस इज एक्स एंड दिस इज आर। तो यहां से अगर मैं साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एक्स बाई जेड यानी एक्सएल बाई जेड एल, वी से वी कैंसिल हो गया, जेड सी की जगह मैंने आई एक्स सी पुट कर दिया, यहाँ बन गया एक्सएल अपॉन जेड एल का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो जेड एल स्क्वायर बराबर एक्सएल इंटू एक्स सी, यानी एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो जेड एल स्क्वायर बराबर एल बाई सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहकर हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले डेरिवेशंस में हम इसको यूज करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड एल। देखिए जेड एल का वैल्यू था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर एल बाई सी, एक्सएल स्क्वायर बराबर एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। इसका आगे का डेरिवेशन करते हैं, तो एक्सएल की जगह पर मैं यहाँ पर 2 पाई एफ आर एल को पुट कर सकती हूँ, वैल्यू बनी एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से एल को मैं इधर ले जाऊं अगर तो यहाँ रह जाएगा केवल 2 पाई एफ आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर यहाँ आया तो यहाँ पर टर्म बचा माइनस का 1 अपॉन एल सी, और यहाँ पर बचा माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। स्क्वायर हटाकर मैंने यहाँ पर अंडर रूट किया तो 2 पाई एफ आर बराबर अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस का आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैंने आगे का कंपोनेंट को सॉल्व किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आर, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस का आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज अवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो कि पैरेलल रेजोनेंस में जनरेट हो रही है। ठीक है, नाउ हम लोग अपना नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, द क्वालिटी फैक्टर। नाउ तो हम क्वालिटी फैक्टर को अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, या फिर अब यहां पर ये सोचिए हमने किस चीज को, किस टर्म को इंक्रीज या डिक्रीज किया, या किस टर्म पे रेजोनेंस को जनरेट किया। टर्म था हमारा करंट। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डराइव की हमने वो करंट को इक्वल करके किया, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम था हमारा, यानी मैग्निफिकेशन किसका किया हमने यहाँ पर, करंट का मैग्निफिकेशन किया। इसीलिए पैरेलल रेजोनेंस वाले क्वालिटी फैक्टर को हम करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो अभी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना, कि वोल्टेज जब हम सीरीज में क्वालिटी फैक्टर को चेक करते हैं, दैट क्वालिटी फैक्टर इज नोन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर, बिकॉज इन दैट केस वी मैग्निफाई द वोल्टेजेस, we magnify the VL and VC. That's why in series circuit the quality factor is known as voltage magnification factor. But in case of parallel resonance we magnify the value of current to get the resonant phenomena. That's why in this circuit quality factor is known as current magnification factor. Now तो अगर यहाँ पर हमें फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्वालिटी फैक्टर बराबर हमने किस करंट को मैग्नीफाई किया था, इंडक्टिव करंट को, यानी IL को, और टोटल करंट इज I, यानी हम यहाँ लिख भी सकते हैं करंट इन इंडक्टिव ब्रांच एंड करंट इन सर्किट, यानी टोटल करंट। अब यहां पर हम इंडक्टिव ब्रांच ही क्यों ले रहे हैं, कैपेसिटिव क्यों नहीं ली, क्योंकि आपके पास ये देखिए अगर आप फेजर डायग्राम देखेंगे आपने IL के कंपोनेंट किए हैं ना कि IC के कंपोनेंट। अगर मैं IL के कंपोनेंट नहीं करती तो यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट नहीं होती। दैट्स वाई इन द क्यू फैक्टर हम लोगों ने करंट इन इंडक्टिव ब्रांच को यूज किया है। तो दिस इज अवर क्वालिटी फैक्टर। अब इस क्वालिटी फैक्टर के डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को पहले टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है।
तो इस डेरिवेशन को अभी हम यहीं छोड़ते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आता है बेटा मेरा डायनामिक इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, क्योंकि इन केस ऑफ सीरीज सर्किट ये डायनामिक इम्पीडेंस तो बहुत सिंपल था कैलकुलेट करना, Z बराबर R डायरेक्टली गिवन था, बट यहाँ वो कंडीशन नहीं है, यहाँ Z R के बराबर नहीं है, ZL इज डिफरेंट, ZC इज डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है तो हमें वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी करंट थी जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में आई थी, वो ये करंट थी I बराबर IL cos phi L। इसी करंट ने वोल्टेज के साथ सेम फेज का रिलेशन बनाया था, जिस वजह से रेजोनेंस जनरेट हुआ था। IL का वैल्यू V बाई ZL, cos phi का फॉर्मूला होता है R बाई ZL। मैंने इसको यहाँ पर क्या लिखा, V बाई R ZL स्क्वायर। अब देखिए डेरिवेशन करते टाइम एक इक्वेशन नंबर 1 यूज की थी हमने, ये देखिए ZL स्क्वायर बराबर L बाय C, वो इसीलिए यूज की थी क्योंकि उसको हम डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करी V बाय R L बाय C, R को नीचे लेकर आए, V बाय L अपॉन सी R। तो ये देखिए L अपॉन सी R जो टर्म है वो किसकी जगह पर आ रहा है, इम्पीडेंस की जगह पर। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बना मेरा, ZD बराबर L अपॉन सी R, ये बना मेरा डायनामिक इम्पीडेंस। अब इस डायनामिक इम्पीडेंस को हम अपने क्वालिटी फैक्टर वाले डेरिवेशन में यूज करते हैं यहाँ पर। तो क्वालिटी फैक्टर में था टर्म IL अपॉन I, IL की जगह मैंने रखा V बाई ZL, और करंट इन टोटल सर्किट यानी V बाई ZD, V से V को कैंसिल आउट किया, टर्म बना मेरा ZD ऊपर चला गया, ZL नीचे आ गया, यानी ZD बाई ZL। अब ZD का वैल्यू क्या रखा था हमने, L बाई सी आर, और ZL की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकल कर आई, अंडर रूट L बाई C। अब देखिए अंडर रूट L से L, अंडर रूट L टाइम्स कट, अंडर रूट C से C, अंडर रूट C टाइम्स कट। तो व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, 1 बाय R अंडर रूट L बाय C। तो चाहे रेजोनेंस सीरीज में जनरेट हो चाहे रेजोनेंस पैरेलल में जनरेट हो, द क्वालिटी फैक्टर इज सेम इन बोथ द केस। यानी रेजोनेंस की क्वालिटी सीरीज और पैरेलल के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, वो क्वालिटी फैक्टर आपको सेम प्रोवाइड कर रहा है विद द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। हमने चाहे करंट को मैग्नीफाई किया चाहे वोल्टेज को मैग्नीफाई किया, अवर क्वालिटी फैक्टर इज सेम इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस सर्किट और रेजोनेंस सर्किट के क्वालिटी फैक्टर एंड डायनामिक इम्पीडेंस। नाउ हम क्वालिटी फैक्टर, जब हमने सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पैरेलल रेजोनेंस का। तो जस्ट वेट, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक सर्किट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ सर्किट एंड कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पार्ट डायनामिक इम्पीडेंस, एंड थर्ड पार्ट क्वालिटी फैक्टर। सर्किट हमारा क्या है, एक सिंपल सर्किट हमने लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस न्यूमेरिकल में कहीं मेंशन नहीं किया है बेटा कि ये रेजोनेंस का है, सीरीज रेजोनेंस का या पैरेलल रेजोनेंस का। सर्किट देखकर आप डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। दिस इज 25 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 0.5 हेनरी इंडक्टेंस एंड दिस इज 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। अब देखिए सर्किट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ पैरेलल रेजोनेंस। तो सबसे पहले हमें एफ आर कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 बाय एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यू पुट करी 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 1 बाय एल की वैल्यू 0.5, सी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, आर की वैल्यू 25 स्क्वायर और एल का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर। मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरा आंसर निकल कर आया 100.34 हर्ट्ज। दिस इज अवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पार्ट, द डायनामिक इम्पीडेंस।
डायनामिक इम्पीडेंस इज L/CR। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी अपने L की, C की और R की। द वैल्यू ऑफ L इज 0.5, द वैल्यू ऑफ C इज 5 into 10⁻⁻6 एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 25। हमने इन सबको सॉल्व किया। आवर आंसर इज 4000 ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डायनामिक इम्पीडेंस। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q factor. Our Q factor formula is 1/R √ L/C। हमने वैल्यू पुट करी 1/25.5, 5 into 10⁻⁻6। द आंसर इज 12.64। ये हुआ हमारा Q फैक्टर। तो ये तो हुआ बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल। हमें डायरेक्ट सर्किट दे दिया और उस सर्किट से हमने डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अ सीरीज AC सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm and inductive reactance of 10 ohm. Calculate the value of capacitor which is connected across this series combination so that system has unity power factor and frequency is 50 Hz। तो अब इस न्यूमेरिकल में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सीरीज का है या पैरेलल का। इस सीरीज सर्किट को देखकर मैक्सिमम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीरीज रेजोनेंस का न्यूमेरिकल है और सी कैलकुलेट कर देते हैं XL बराबर XC रख के। बट नहीं, आप अगर यहां सेंटेंस पढ़ेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब R और L के पैरेलल में हमने C को कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स ये किसका न्यूमेरिकल हुआ? दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ पैरेलल रेजोनेंस जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो यहां पर अगर मुझे अपना C का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो FR इज 50, 1/2π 3.14, 1/L का वैल्यू था मेरा। अब यहां पर देखिए L नहीं दिया हुआ है, XL की वैल्यू दी गई है। तो XL बराबर अगर 10 ओम है तो यहां से मैं L कैलकुलेट कर सकती हूं XL/2πf। तो मेरा XL का वैल्यू निकल कर आया है यहां से 0.0318 हेनरी। मैंने यहाँ पर पुट किया 0.0318C माइनस R का वैल्यू था 15, 0.0318 का स्क्वायर। मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरा कैपेसिटर निकल कर आया 97.94 माइक्रोफैरड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा पैरेलल रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस। आई होप अब आपको सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उनके डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट ऑप्शंस में जाकर आप अपने डाउट्स को वहाँ मेंशन कर सकते हैं जिससे मैं आपकी क्वेरीज को क्लेरिफाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।